नमस्कार साथियों, ओजेएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी के राजनीति विज्ञान विषय के पूर्व के वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं ए डेविडसन, बी बेंथम, सी सेबाइन, डी वेपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बेंथम, क्योंकि बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं और इसमें दिया गया है आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो जहाँ उपयोगिता की बात आएगी वहां पर बेंथम हो जाएंगे, इसलिए विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन है ए राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, बी समाज राज्य से व्यापक है, सी सरकार राज्य का विकर्ता है, या डी राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसमें से जो विकल्प सही नहीं है वह हो जाएगा डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि क्या है, अनिवार्य है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए गेटल, बी रूसो, सी डायसी, या डी ऑस्टिन। तो यह कथन है डायसी का। डायसी के अनुसार राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। तो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करने को राज्य किसने माना है? डायसी ने। अगला प्रश्न है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए मैक्सी, बी फॉस्टर, सी डनिंग, डी अरस्तु। तो राज्य को सर्वोच्च समुदाय माना है अरस्तु ने, क्योंकि अरस्तु आदर्शवादी विचारक हैं, इसलिए विकल्प डी अरस्तु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं ए वैज्ञानिक प्रगति, बी प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, सी राष्ट्रीय चेतना का विकास, या डी धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो इसमें जो हो जाएगा वह विकल्प सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास। यह सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति की मानसिक चेतना नहीं विकसित होगी तब तक वो सर्वांगीण विकास न स्वयं का कर सकता है, न ही देश और राज्य का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शंस हैं ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी है मार्क्स, या डी है बेंथम। तो राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पेंसर ने। स्पेंसर जो कि कैसे विचारक थे? स्पेंसर व्यक्तिवादी थे और इन्होंने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज के विभिन्न अंग विकसित होते जाएंगे वैसे वैसे विभिन्न अंगों के बीच श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी बढ़ता जाएगा। स्पेंसर ने आधुनिक समाज को 3 चरणों में गुजारा है। पहला था आदिम, दूसरा था जंगली और तीसरा औद्योगिक समाज। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बनता है कि किसने समाज को इन 3 रूपों में बांटा है? आदिम, प्राचीन और औद्योगिक समाज। आदिम मीन्स प्राचीन, और उसके बाद जंगली और फिर औद्योगिक समाज। तो ये तीनों 3 प्रकार से समाज का विभाजन किसने किया है? स्पेंसर ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? ऑप्शन हैं ए हीगल, बी वेबर, सी ब्रंशली, डी हरमन फाइनर। तो इसमें कौन हो जाएगा? जब वैधानिकता की बात आ जाएगी तो वैधानिकता की बात कौन करता है? आपको मैंने पहले भी बताया, वैधानिकता की बात कौन करता है? मैक्स वेबर, इसलिए ऑप्शन बी वेबर सही हो जाएगा। वेबर जो कि जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार राजनीति एवं समाजशास्त्र में हिंसा पर राज्य का एकाधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए राज्य एक कृत्रिम संस्था है, गलत हो जाएगी क्योंकि राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, तो यह भी सही है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है राज्य एक अनावश्यक संस्था है, यह भी गलत है।
अगला, राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं, यह भी गलत है क्योंकि राज्य के दायित्व होते हैं, इसलिए विकल्प बी, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती, वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपूत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं ए फ्रेडरिक एंगल्स, बी रॉबर्ट मैकाइवर, सी एच जेलास्की या डी मैक्स वेबर। तो यह कथन है मैकाइवर का। मैकाइवर ने कहा था कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती, वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपूत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। ऑप्शन है ए हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। हॉब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। लॉक, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो, या हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। तो सही ऐतिहासिक क्रम होगा आपका हॉब्स, लॉक और मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। रूसो से पहले कौन आया है? मॉन्टेस्क्यू, जो आपके संविधावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो हॉब्स और लॉक के बाद कौन आ रहा है आपका? मॉन्टेस्क्यू, और उसके बाद आएंगे रूसो। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो या डी जे.एस. मिल। तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद किसने लिया था? ऑप्शन ए हॉब्स सही हो जाएगा। इन्होंने इन सबको मिला करके राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था और इन्होंने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट किया और पारलौकिकवाद से मुक्त किया। अगला प्रश्न है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कि बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। मुझे उम्मीद है सभी को ज्ञात होगा। विकल्प बी सीले सही जवाब हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं, तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? पुनः वही प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा सीले, अभी भी बताया गया था। अगला प्रश्न है, फिर से रिपीट हो रहा है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन। तो जहाँ भी जड़ और फल की बात है वहाँ कौन हो जाएंगे आपके? सीले सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है हेनरी मैन, बी ट्राटस्की, सी ओपेनहाइमर या डी दुर्खीम। तो इसमें विकल्प ए हेनरी मैन बिल्कुल सही जवाब है। ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी मैन ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है ए लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। बी लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसों की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। सी है लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है। या डी उपर्युक्त सभी। तो लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत में क्या सही है? तो यह चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। एक बार इसको आप लोग समझ लीजिए, लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है। लॉक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, बिल्कुल सही बात है, जबकि रूसो की संविदा कैसी संविदा है? आबद्ध संविदा है। अगला, लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। अगला, लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर सबकी सद इच्छाओं को मिला करके बनता है समाज, जिसको बोलते हैं सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा सभी की अच्छी इच्छाओं का योग होती है, इस प्रकार सभी की इच्छाओं का अवसान होकर के एक नया बनता है। अगला प्रश्न है, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा जातियों ने
जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। तो खाली जगह में क्या होगा? तो उनमें कदाचित महानतम है, किसके बारे में सेबाइन ने कहा है? ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो या डी बेंथम। इसका सही जवाब हो जाएगा ए हॉब्स, बिल्कुल सही जवाब। हॉब्स ने सेबाइन के बारे में सेबाइन ने हॉब्स के बारे में यह कहा था। अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन। ऑप्शन ए एकाकी निर्धन निंदनीय अल्पकालिक था, बी एकांकी किंतु शांतपूर्ण था, सी सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? वह एकाकी निर्धन निंदनीय और अल्पकालिक है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। ऑप्शन है ए शांति और समृद्धि, बी निरंतर संघर्ष, सी शांति और अभाव या डी धार्मिक साधन शासन। तो हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य किसका युग था? ऑप्शन से बी हो जाएगा निरंतर संघर्ष का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? ऑप्शन है ए 1655 की हिंसक क्रांति, बी 1642 का गृह युद्ध, सी 1650 की स्वर्णिम क्रांति या डी 1688 की स्वर्णिम क्रांति। लॉक के विचारों को प्रेरणा किससे प्राप्त हुई है? 1688 की स्वर्णिम क्रांति, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा? ऑप्शन है आपके ए बोसांके, बी हेनरी मैन, सी एमपी फॉलेट या डी हॉबहाउस। सामान्य इच्छा के बारे में यह कथन किसका है? यह हॉबहाउस का है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। ऑप्शन है ए ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, बी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, सी शक्ति सिद्धांत का या डी सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किसका? सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी सामाजिक समझौता सिद्धांत का, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा।